हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एनसीईआरटी लेक्चर के इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11 का हमारा पहला अध्याय हम खत्म कर चुके हैं और अब हम आएंगे कक्षा 11 के हमारे दूसरे अध्याय पर। कक्षा 11 की एनसीईआरटी, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां से थोड़ा सा गंभीर जो इकोनॉमिक चर्चा होती है वो शुरू होती है। 9th और 10th की इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मत पढ़िए या इग्नोर कर दीजिए, लेकिन 9th और 10th की एनसीईआरटी जो है वो बहुत बेसिक है। और अगर आप थोड़ा भी, अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है, बचपन में कभी पढ़ी है, थोड़ा भी आपको रुचि रही है, तो 9th और 10th की आप जल्दी से कर लेंगे। उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा जटिल चीजें कुछ है नहीं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, खास तौर पे मैं यहां तक कहूंगा कि 12th से भी ज्यादा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें ये जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आप में से कई लोग हो सकता है यूपीएससी अभी तुरंत ना भी देने वाले हो, साल 2 साल बाद आप लोगों का यूपीएससी देने का प्लान बने, कार्यक्रम बने, लेकिन ये जो आप एनसीईआरटी अभी पढ़ेंगे ये तब भी रेलेवेंट रहेगी, तब भी ये प्रासंगिक रहेगी और ये पूरी तरह से आपके हमेशा काम आएगी। स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कॉन्सेप्ट्स को वैसे भी मैं आपको एकदम सरल करके इतने प्रैक्टिकल तरीके से समझा दूंगा कि आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर आप 9th और 10th की किताबें आप इन लेक्चर सीरीज से अभी जुड़े हैं, 9वीं और 10वीं क्लास के लेक्चर आपसे मिस हो गए हैं, तो आगे जब समय मिले देख लीजिएगा, लेकिन यहां से जरूर देखिए, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भैया, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें खरीदी जाएं, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, तो आप सबके लिए समाधान है। स्टडी IQ-IAS हिंदी की 18 पुस्तकों का सेट है, 4299 का मिल जाएगा अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिए, अगर आपने ये 18 किताबें खरीद ली तो आपको और कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इन किताबों से को लेकर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी बहुत बच्चों वाली बातें भी हैं, वो पढ़नी है कि नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए। 5 किताबों का हमारा कंपाइलेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए, 1199 रुपए में आपको यह मिल जाएगा। सारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कम से कम पढ़ने का सॉल्व करा देगा। किताबें पढ़ने का प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएगा, बाकी जो टीचिंग है वो मैं करा ही रहा हूं, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज ही इन किताबों से जुड़ जाइए, इन किताबों को ले लीजिए। किताबें खरीदते हुए मैं हर बार कहता हूं अपना एड्रेस ठीक से भरिएगा, उसमें गलती कर देंगे तो डिलीवरी में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो पता आप भरते हैं किताबें उसी पते पर जाती हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज हमारा 30वां लेक्चर है, लेक्चर 30 पर आ गए हैं हम। आइए साहब, सबसे पहले आपका एक दूसरा अध्याय जो है एनसीईआरटी का, उसको यहां देखते हैं, पुस्तक को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जब तक अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तब तक हमारी अर्थव्यवस्था की क्या दुर्दशा थी वो मैंने आपको पढ़ाया। ये तो समझ में आ गया होगा, आसान भी था, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि भाई हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और अंग्रेजों ने हमारी क्या स्थिति कर दी, किस हद तक हम गरीबी के जिसको हम कहते हैं जाल में फंस गए, किस हद तक हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी छिन्न भिन्न हो गई, ये हमको समझ में आ गया होगा अब तक। अब आते हैं उसके बाद की कहानी पर कि भाई देखिए, ऐसा देश जो है, जब हमारे स्वतंत्र भारत के नेताओं को मिला, जवाहरलाल नेहरू या उनके साथ जो बाकी जो सरकार थी, जब उनको इस प्रकार का देश मिला जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, तब उनके सामने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन आए। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि आपको जब मैं मेन कोर्सेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे कि सरकारें जो होती हैं वो, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग, कि सरकारें जो निर्णय लेती हैं आमतौर पे वो एकदम स्क्रैच से नहीं लेती, एकदम शुरुआत से नहीं लेती, वो इंक्रीमेंटल होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि PV नरसिंह राव साहब की जो सरकार थी, बीच के 1 आध साल की गुजराल और देवेगौड़ा की सरकार को भूल जाते हैं क्योंकि वो 1-2 साल कुल मिलाकर रही। PV नरसिंह राव साहब की जो सरकार थी, अगर आप उनकी जो आर्थिक नीतियां थी अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियां उनसे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। थोड़ा और बदलाव किया, थोड़ा और सुधार किया, यह वाजपेयी साहब ने किया, ठीक है। 2004 तक वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए।
तो वाजपेयी साहब की जो आर्थिक नीतियां थी उनमें थोड़ा और बदलाव और थोड़ा और सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। 10 वर्ष तक डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री रहे, 2014 तक। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने। तो डॉक्टर सिंह की नीतियों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। अर्थव्यवस्था देश की वैसी ही चल रही है, वही तरीका है लगभग चलाने का। थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सुधार करने की कोशिश की गई डॉक्टर सिंह के इकोनॉमिक मॉडल में। तो आप देखेंगे सरकारों को क्या होता है, निर्णय लेने के लिए एक बना बनाया आधार मिलता है। आज की तारीख में अब मान लीजिए अब तो खैर 5 साल नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे, मान लेते हैं 2029 में कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, शायद बीजेपी का ही बने, अगर तो भी शायद कोई और बनेगा। तो कोई और अन्य सरकार आती है, या मान लीजिए किसी और पार्टी की सरकार बनती है, तो उस दशा में क्या होगा भाई, नई सरकार भी जो है उसके पास एक बनी बनाई आर्थिक नीति है, एक बनाया हुआ आधार है, उसके ऊपर बस उसे कुछ नया करना है, यह नई सरकार का काम होगा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब देश की अर्थव्यवस्था के जो बेसिक फैसले थे, मूलभूत फैसले थे, वो भी नहीं लिए गए थे। क्योंकि अंग्रेजों का तो आपको मैंने बताया ना, अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या थी, लूट लो। अंग्रेजों की आर्थिक नीति तो 2 शब्दों में कही जा सकती है कि जितना लूट सकते हो लूट लो भाई, बस यही आर्थिक नीति थी। तो आजादी के बाद उस नीति पे तो आप चल नहीं सकते थे, उस नीति को तो आपको बदलना था। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, देश के जो पहले नेता थे, उन सबके सामने चुनौती यह थी कि भाई इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी दिशा लेगी, वो किस दिशा में चलेगी, किस तरह का देश हमको बनाना है, यह उनको तय करना था। आजकल के नेताओं को वो तय नहीं करना होता, क्योंकि पहले से एक बना हुआ है, आपको उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आप लाते रहते हो। लेकिन उस समय की चुनौती समझिए कि उनको यह तय करना था कि हमें किस तरह का देश बनाना है। यह बात क्लियर हुई? तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसके लिए उनके पास दुनिया भर के मॉडल थे, दुनिया भर के एग्जाम्पल थे। क्योंकि कोई भी निर्णय जो होता है वो आप स्वतंत्र तौर पर नहीं लेते, आप देखते हो भाई आसपास क्या हो रहा है। भाई जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए भी इस बात को समझिए कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप एकदम ऑब्जेक्टिवली सोचते हो कि मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने 4 दोस्तों से बात करते हो, 2-4 सीनियर्स से बात करते हो, टीचरों से बात करते हो, आप में से बहुत लोग सलाह के लिए मुझे भी लिखते हैं। फिर जो आप कई लोगों से आप सलाह लेते हो, जो आपको सबसे सूटेबल लगता है वो आप कर लेते हो। ऐसे ही हमारे देश के नेताओं को भी करना था। देश के मूलभूत आर्थिक निर्णय उनको लेने थे, और ये निर्णय जो है ये निर्वात में नहीं लिए जाते, ये वैक्यूम में नहीं लिए जाते। ये निर्णय जो है दुनिया भर में जो आर्थिक मॉडल चल रहे थे उनके आधार पर ही लिए जा सकते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? एकदम वैक्यूम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत कहे कि हम तो एकदम अलग ही कुछ सोचेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में जो मॉडल चल रहे हैं उन्हीं में से आप कुछ पिक करोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय जो है ये भारत में लिए गए। आइए अब शुरुआत करते हैं समझने की कि ये निर्णय क्या थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, बताऊंगा आपको योजना क्या होती है, चिंता मत कीजिएगा। इसका उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह पहली पंचवर्षीय योजना का मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारे यहां देश में भाई आर्थिक आजादी आई और अनेक प्रकार की जो आर्थिक प्रणालियां थी उनमें उनके बीच में हमारे को एक ये द्वंद्व आया कि भाई हम अपने देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली चुने। अब एक बार इसको हम समझ लेते हैं। पहले ये आपका बॉक्स नंबर 2.1 है। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जो आपको समझनी बहुत आवश्यक है, चाहे आज की पूरी क्लास इसमें ही लग जाए, लेकिन ये वाला बॉक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो भारत में हर समाज को, ये इसको जनरली समझते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको नोट्स में भी समझा दूंगा। हर समाज को 3 प्रमुख सवालों के उत्तर देने होते हैं अपनी आर्थिक नीति बनाने के लिए। पहला सवाल यह होता है कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। चलिए लिख भी लेते हैं साथ में ताकि बाद में नोट्स बनाने का काम ना रहे। तो जब आपको आर्थिक नीति बनानी होती है स्क्रैच से, एकदम शुरू से, तो आपके सामने 3 बड़े सवाल होते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जहां पर मैं वस्तुओं लिख रहा हूं वहां पर सेवाओं भी मान लीजिएगा। चलिए मैं लिख भी देता हूं, किन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाए। यह पहला सवाल होता है। पहला सवाल तो क्लियर हो गया कि भाई उत्पादन जो आपके देश में
अब आपके पास यार देखिए सीमित संसाधन है, बताऊंगा ये। तो पहला सवाल यह है कि क्या क्या उगाया जाए, क्या क्या बनाया जाए। दूसरा, इनका उत्पादन किस तरह से किया जाए, मानव श्रम का अधिक प्रयोग हो या फिर मशीनों का। उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन जो है ये कैसे किया जाए। और तीसरा जो मूलभूत सवाल है कि जो भी आपका उत्पाद है, जो भी आपने अर्थव्यवस्था में बनाया, उसका वितरण कैसे किया जाए। उत्पादन का कह लीजिए, संसाधनों का कह लीजिए, इनका वितरण कैसे हो, इनका वितरण जो है वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये तीन जो हैं, ये जो मैंने आपको सवाल लिखे हैं, ये तीन आपकी आर्थिक नीति के मूलभूत प्रश्न होते हैं। उत्पादन किस वस्तु का हो, उत्पादन किस माध्यम से हो, और उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये तीन जो है आपके मूलभूत सवाल होते हैं, बेसिक सवाल होते हैं, जो ये तय करते हैं कि आपका जो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। अब एक बार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी पुस्तक इसमें क्या बताती है, ताकि मैं इसके आधार पर पढ़ाऊं आपको। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो मांग और पूर्ति की बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। डरिएगा मत, मैं समझा दूंगा। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाभ बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और अगर श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यह क्लियर हुआ। उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होगा। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होगा कि व्यक्ति की क्रय क्षमता कितनी है और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की वो कितनी क्षमता रखती है। तो कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इनकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रख के नहीं की जा सकती, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया है पूंजीवाद को। तो पहला जो सिस्टम होता है बेटा, ये होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद ये कहता है कि ये तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो क्या होगा, बाजार की मांग तय करेगी हर चीज। और बाजार की मांग में क्या होगा कि एक तो वस्तु बिके और दूसरा लाभ अधिकतम हो। ये दो चीजें जहां पर मीट होंगी, ये दो शर्तें कि कोई भी वस्तु वो बनेगी जो बिके, जिसकी मांग हो, जिसको लोग खरीदना चाहते हो, और दूसरा जो व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसकी जेब में पर्याप्त पैसा हो कि वो उसके लिए पे कर पाए, उसके लिए पैसे दे पाए। और तीसरा यह है कि उस वस्तु की लागत ऐसी हो कि जो व्यक्ति बनाकर बेच रहा है उसको लाभ हो रहा हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे आपकी किताब में एग्जांपल दिया है कि भाई तो तीन हमारे सवाल क्या थे। अगर हम सवाल देखें, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिसमें मांग हो और जिसको बेचने में लाभ हो, केवल उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आपके देश के गरीब को किस वस्तु की आवश्यकता है। जैसे इसने एग्जांपल क्या दिया, आपके गरीब को मकान चाहिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब के लिए मकान नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तो यार मतलब उसकी मांग तो है, चलिए आप कह सकते हैं गरीब आदमी मकान चाहता है, लेकिन गरीब आदमी के पास मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और अगर पैसे नहीं हैं तो फिर वो कैसे खरीदेगा, या फिर वो कम पैसे देकर खरीद पाएगा, सस्ते मकान बनेंगे, उसमें लाभ नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का, तो प्रश्न एक का आपका उत्तर यह हो गया कि केवल वो वस्तुएं जो बिके
और जिनमें लाभ मैक्सिमाइज हो पाए, ज्यादा से ज्यादा जिनमें लाभ हो पाए, केवल उन वस्तुओं का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। बेसिकली बाजार तय करेगा। और बाजार में कौन तय करता है भाई? सीधी सीधी बात है ना कि अगर भाई आप एक उत्पादक हो, आप एक प्रोडक्ट ए बनाते हो और दूसरा प्रोडक्ट बी बनाते हो, अगर आपको प्रोडक्ट ए में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप अपना फोकस प्रोडक्ट ए पे ज्यादा करोगे ना कि यार ए ज्यादा बेचते हैं, बी पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि ए में ज्यादा लाभ है। लॉजिकल बात है कि नहीं है? हम जीवन में हम सभी अपने डिसीजन ऐसे लेते हैं। तो जिस तरह से हम सभी अपने डिसीजन लेते हैं, जैसे यूपीएससी में मैं कहता हूं ना आपसे कई बार कि मान लो आपको मेडिवल, जैसे मैं तैयारी करता था, मुझे मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मुझे लगता था कि अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने बैठूंगा तो मुझे महीनों लग जाएंगे। उससे अच्छा यह है कि मैं उन महीनों में मैं करंट अफेयर्स कर लूं या कुछ और कर लूं जिसमें मुझे ज्यादा नंबर मिल जाए, ज्यादा लाभ हो जाए। पूंजीवादी सोचे सीधा सीधा कि भाई जिससे मुझे ज्यादा लाभ होगा वही वाला काम मैं करूंगा। वो वाली काम जो है वो आपका बाजार की मांग तय करेगी कि किस चीज का उत्पादन किया जाए। ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे होगा इस पर भी आप ये देखोगे कि अगर आपके देश में श्रम सस्ता है, अगर आपके देश में श्रम सस्ता है तो आप श्रम बहुल उत्पादन करोगे। तो आप क्या करोगे? ज्यादा श्रमिक का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर आपके देश में श्रम महंगा है और मशीनें सस्ती हैं, अगर आपके यहां पूंजी सस्ती है, मान लीजिए अगर आपके देश में पूंजी सस्ती है, पैसा आसानी से उपलब्ध है, ब्याज दर कम है, तो फिर आप पूंजी बहुल उत्पादन करते हुए नजर आओगे। क्योंकि आइडिया फिर से वही है। ये क्यों है? क्योंकि आपको आपका लाभ अधिकतम करना है। आपको आपका लाभ अधिकतम करना है। यह बात क्लियर है कि नहीं? जैसे भारत का एग्जांपल लें, भारत में श्रम सस्ता है, यह बात हम जानते हैं। तो अब भारत में जितने भी अभी आजकल बड़े बड़े स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, अभी 2 का बड़ा नाम चल रहा है, स्विगी का बहुत नाम चल रहा है, जोमैटो का बड़ा नाम चल रहा है, फ्लिपकार्ट का बड़ा नाम चल रहा है ना? इन सब कंपनियों का, ओला, उबर, ये सब जो है, ओला खास तौर पे क्योंकि भारतीय कंपनी की बात कर रहे हैं यार, ये सारी कंपनियां, जैसे स्विगी है आपका, या फिर जोमैटो है, या फिर ब्लिंकिट है आजकल जो 10 मिनट में सामान देके जाता है, यार इनका मॉडल इसीलिए सफल है ना क्योंकि भारत में श्रमिक सस्ता है। अगर आपका जो डिलीवरी करने के लिए व्यक्ति जो आता है उसको हर डिलीवरी के 10 रुपए 15 रुपए टाइप का पैसा मिलता है, इतने पैसे में वो आदमी ये काम कर लेता है। अगर उसको उसकी मांग बढ़ जाए, अगर वो व्यक्ति ये कह दे नहीं 10-15 रुपए में तो मैं काम नहीं करूंगा, एक डिलीवरी करने के मेरे को तो 150 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, तो आपको लगता है ये मॉडल टिक पाएंगे? तो भारत में यहां तक कि जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी उद्योग भी जो है, आपके यहां जो ऐसे हाईटेक नई कंपनियां भी बनी हैं, वो भी सस्ते श्रम पे काफी हद तक निर्भर हैं। भारत में जो इन्फोसिस वगैरह कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां एक जमाने में बनी, वो क्यों बनी? क्योंकि हमारे यहां इंजीनियर्स बहुत थे और ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते थे। उसी इंजीनियर को, अगर जो हमारे यहां पूरा बीपीओ बिजनेस आया गुड़गांव में और बहुत सारे शहरों में, वो इसलिए आया, हमारे यहां लोगों को अंग्रेजी आती थी और ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते थे। तो सस्ते श्रम के कारण आप श्रम बहुल व्यापार बनाओगे। भाई किसी और देश में जहां श्रम बहुत महंगा है, वहां पे आप ऐसा देखोगे यार कि श्रम पे आधारित व्यापार नहीं बनाते, पूंजी पे आधारित व्यापार बनाते हैं कि जहां पर पूंजी लगाने से मशीनें आ जाएं, मैकेनाइजेशन हो जाए, इस तरह का व्यापार बन जाए, ये आप करोगे। तो ये आपका हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न क्या था आपका कि वितरण कैसे किया जाए? तो भैया देखो, वितरण जो है उसमें न्याय की कोई जगह नहीं होती। वितरण कैसे होगा? पूंजीवादी व्यवस्था में जो खरीद सकता है उसको मिलेगा। बात सीधी सीधी है, जो खरीद सकता है उसको संसाधन मिलेंगे। ठीक है जी, बाजार अर्थव्यवस्था है भैया, बाजार है, हर चीज का दाम है और जो खरीद सकता है वो खरीद ले, जो नहीं खरीद सकता वो अपना अपना खुद देख ले। भाई ये एक प्योर पूंजीवादी व्यवस्था है कि भाई बाजार में हर चीज है, बाजार तय करेगा क्या बने, बाजार तय करेगा कैसे बने ताकि लाभ मैक्सिमाइज हो, और बाजार बेचेगा उसको। तो भैया जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास क्रय शक्ति है वो खरीद ले, जिसके पास क्रय शक्ति नहीं है वो, उसका हम नहीं जानते वो कैसे करेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये तो हो गई शुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, आप ये बताइए, आपको मैंने पिछले चैप्टर के अंत में बताया
कि इस देश में गरीबी की क्या हालत थी, इस देश में साक्षरता की क्या हालत थी, इस देश में कौशल विकास की क्या हालत थी। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए सूटेबल थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में एक पूंजीवादी व्यवस्था को बनाना तार्किक होता? क्या आपको ऐसा लगता है? आजकल मैं देखता हूं व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग या सोशल मीडिया पे लिखते हैं, अरे हमको शुरुआत से ही, पहले ही दिन से जो सरकारों ने समाजवाद लाया वो गलत लाया, यही करना चाहिए था। आपको लगता है? ये सब कहना आसान होता है जब आप एक ऐसे देश में हो जहां पर 93% लोग जो है वो गरीब हों, जहां पर आपकी शिक्षा जो है वो 84% लोग अनपढ़ हों, जहां पर आपके यहां ज्यादातर लोग भुखमरी के शिकार हों। वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो वो मर जाएगा ना व्यक्ति यार, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं भाई। पूंजीवादी व्यवस्था में जहां आपके पास ज्यादातर आबादी गरीब है तो वो तो कुछ खरीद ही नहीं पाएगी, तो आपके देश के सारे संसाधन केवल कुछ ही प्रतिशत लोगों के लिए प्रयोग होंगे, बाकी व्यक्ति के लिए तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो पहला मॉडल ये हो गया। ये जवाहरलाल नेहरू को और उनके साथ के किसी भी नेता को हम ये कह सकते हैं, ये मॉडल जो है ये उपयुक्त नहीं लगा, ये यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। स्वतंत्र भारत के लिए ये मॉडल जो है ये उपयुक्त नहीं लगा, ये सही नहीं लगा कि यार ये मॉडल जो है ये सही नहीं है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब दूसरा मॉडल जो आता है वो आता है समाजवाद का मॉडल। दूसरा मॉडल जो है वो क्या है? वो समाजवाद का मॉडल है। समाजवाद के मॉडल में इसका ठीक विपरीत होता है, एकदम उल्टा होता है। इसका क्या होता है पहले आपकी पुस्तक में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। जहां पे समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शंस के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपको ये बार बार समझाने को तैयार हूं क्योंकि ये बेसिक है। ये क्लियर नहीं होगा तो आगे तक दिक्कत आएगी, ठीक है। समाजवादी देश जो होते हैं वो इन तीनों के उत्तर पूर्णतया भिन्न तरीके से देते हैं। समाजवादी समाज में सरकार निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार जानती है कि लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छा, पर्सनल डिजायर जो होती है उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार से किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, हर वस्तु राज्य की होती है, ठीक है। तो भैया समाजवादी व्यवस्था जो है वो इसका ठीक उल्टा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला प्रश्न क्या था? क्या उत्पादन किया जाए? सरकार तय करेगी आवश्यकता के आधार पर। सरकार तय करेगी आवश्यकता के आधार पर, यानी कि आप अपनी इच्छा से उत्पादन नहीं कर सकते। सरकार तय करेगी कि भैया हर समाज जो है हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में किन किन संसाधनों की जरूरत है, ये सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं, सरकार तय करेगी कि भैया मैं एक व्यक्ति के तौर पे पढ़ा के देश की बेहतर सेवा कर सकता हूं या फिर मैं खेती करके देश की बेहतर सेवा कर सकता हूं। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, इसको खेती में लगा दो, तो मुझे खेती करनी पड़ेगी। तो सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति, कोई संसाधन, कोई देश जो है वो कितना उत्पादन करे, किसका उत्पादन करे, ये सरकार तय करेगी। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न नंबर 2 एक बार फिर से क्या है कि उत्पादन कैसे होगा, यह भी सरकार तय करेगी। मतलब यह माना जाता है समाजवाद में सरकार का दर्जा बहुत ऊंचा है। यह माना जाता है कि सरकार जो है वो नागरिकों को जानती है, वो देश की सारी आवश्यकताओं को समझती है और सरकार से बेहतर स्थिति में कोई नहीं है जो देश की आवश्यकताओं को समझ पाए। तो अगर सरकार को लगता है कि यार श्रम ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है तो सरकार श्रम का प्रयोग करेगी। अगर सरकार को लगता है कि पूंजी का ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है तो सरकार पूंजी का प्रयोग करेगी। हां, इसमें याद रख। अच्छा, तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है? वितरण कैसे होगा? वितरण केवल आवश्यकता के अनुरूप, क्योंकि याद रखिए इसमें निजी संपत्ति का स्थान ही नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप वितरण होगा कि अगर आपको जितनी आवश्यकता है, क्षमा कीजिएगा, आपको जितनी आवश्यकता है आपको उतना मिलेगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है, जैसे अभी होता है ना, एक आदमी ज्यादा तनख्वाह मिलती है, एक आदमी को कम तनख्वाह मिलती है, ये जो फर्क होता है ये फर्क नहीं रहेगा। आपकी जितनी आवश्यकता है आपको उतना मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको जो है भाई आपको आप ज्यादा स्किल्ड हो या क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके जैसे कई सारे समाजवादी देशों में क्या होता था, आपको राशन और घर भी अलॉट होता था, सरकार देती थी। सोवियत संघ में जैसे ऐसा होता था। तो अगर आपके घर में 7 सदस्य हैं तो आपको 7 सदस्यों के लिए घर मिलेगा, भले ही आप बहुत छोटे पद पे क्यों ना हो। और अगर आपके घर में 2 सदस्य हैं तो आपको 2 सदस्यों वाला ही घर मिलेगा, चाहे आप बड़े पद पे क्यों ना हो। तो सरकार यह तय करेगी कि आपकी आवश्यकता कितनी है और उस आवश्यकता के अनुरूप आपको संसाधन देगी। तो एक तरह से यह पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित चीज है। अब इसमें क्या करेगी सरकार? ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपको फ्री में देगी ताकि सब लोगों को मिल पाए। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, ये सबको निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, तो यह बात सही है। अब इसमें क्या समस्या है? समाजवाद के साथ क्या समस्या आ जाती है? समाजवाद के साथ समस्या यह आ जाती है कि यह तानाशाही जैसा बन जाता है। इसमें बड़ी समस्या समाजवाद में जो आ जाती है वो तानाशाही की आ जाती है कि अगर सब कुछ सरकार ही तय करेगी तो यार नागरिकों के पास, मतलब यार एक नागरिक के पास जो अधिकार होते हैं, जो उसकी क्रिएटिविटी होती है, नागरिक के अधिकार हो गए, रचनात्मकता हो गई, यह समाप्त हो जाती है। भाई एक जैसे मान लीजिए सरकार कहती है अतुल जैन तुम खेती करो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं यार, लेकिन सरकार को नहीं चाहिए अभी पढ़ाई। सरकार कहती नहीं, हमारे समाज में अभी शिक्षा की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं, अभी तुम जाओ खेती करो। तो यार मेरा अधिकार है ना, वैसे तो देखा जाए तो कायदे में मेरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे लगता है मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मुझे पढ़ाने दो यार। या फिर मेरी रचनात्मकता है, मैं अपने लेक्चर अच्छी तरह से क्रिएट कर सकता हूं, मैं कुछ अच्छा कंटेंट बना सकता हूं, वो सब मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। तो नागरिकों की रचनात्मकता और अधिकार जो है उनका उल्लंघन इसको माना जाता है और तानाशाही जो है वो उसकी तरफ ही सरकारें बढ़ जाती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी, ये दोनों लोग जो थे आजादी के बहुत बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस हालांकि आजादी के पहले मृत्यु हो गई या गायब हो गए, जो भी उसको लेके कहा जाता है, लेकिन ये दोनों नेता काफी हद तक समाजवादी झुकाव वाले नेता माने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, सबसे बड़े नेता बने आजादी के बाद। सुभाष चंद्र बोस दुर्भाग्यवश भाई मृत्यु हुई कि नहीं हुई पता नहीं है, लेकिन कम से कम देश में सक्रिय राजनीति में तो नहीं रहे। तो भारत ने क्या किया, थोड़ा सा अगर आप भारत को देखें तो भारत ने एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई, जिसमें निश्चित तौर पर हमारा झुकाव जो था वो समाजवादी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो इसलिए है, आप सोच के देख सकते हैं कि यार जिस देश में ज्यादातर लोग गरीब हों, जिस देश में बहुमत बहुत गरीब हो, लोगों के पास कोई कौशल ना हो, कोई स्किल ना हो, अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने लायक उनकी क्षमता ही ना हो, ऐसे में सरकार को उनके लिए निर्णय लेने पड़ेंगे। इस बात को समझिए कि समाजवाद जो है, स्वतंत्र भारत का जो समाजवाद था, वो सरकार की चॉइस से ज्यादा, चयन से ज्यादा मजबूरी था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि यह चयन से ज्यादा मजबूरी था, क्योंकि यार आपको जिस तरह का देश मिला था वो सक्षम नहीं था। उस देश की जो आबादी थी, उस देश की जो जनसंख्या थी, वो अपने लिए सही निर्णय ले पाए, वो आर्थिक प्रगति कर पाए, इसमें वो सक्षम ही नहीं थी। तो ऐसे में ये जो समाजवाद था, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि गलत निर्णय लिए गए समाजवादी बनकर, तो समाजवादी बनना मेरे ख्याल से हमारे पास चॉइस नहीं थी ज्यादा, ये हमारे लिए मजबूरी थी। हमारे पास दूसरा विकल्प क्या था? अच्छा, अब एक चीज आपको मुझे और बतानी है क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। देखो, दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से समाजवादी नहीं होता और दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से पूंजीवादी नहीं होता। इस बात को भी समझिए कि पूंजीवाद और समाजवाद जो है ये एक तरह का एक कंटिन्यूअम है, ये एक तरह की एक सततता है और हर देश इस पैमाने पर बीच में कहीं आता है। ये बात मानते हैं कि नहीं? देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे पूंजीवादी देश कौन सा? अमेरिका है। अमेरिका आपको लगता है सबसे पूंजीवादी है, लेकिन अमेरिका में भी सरकार निर्णय लेती है कि नहीं? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वहां पर उन्होंने कहा कि भाई ब्याज दरें कम करेंगे अब हम।
कायदे में अगर प्योर पूंजीवाद हो तो सरकार को कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं है, जिसको जितने इंटरेस्ट पे चाहे लोन दे, जिसको जहां से लोन लेना है चाहे लोन ले, वो होना चाहिए। तो प्योर पूंजीवाद आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में भी शिक्षा फ्री है, बच्चों की शिक्षा वहां सरकार का खर्चा उठाती है, उसका NHS, वहां पे हेल्थ सर्विस, आपका स्वास्थ्य फ्री है। बाकी पूंजीवाद है, आर्थिक नीतियों में पूंजीवाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका शायद यहां कहीं लाई करेगा, पूंजीवाद के बहुत पास है, लेकिन एकदम पूंजीवादी, घोर पूंजीवादी नहीं है। अब अगर आप बात करें चीन की या रूस की बात करें, रूस हो गया, चीन हो गया, आपका क्यूबा हो गया, ये सारे देश जो हैं ये समाजवाद की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, लेकिन तब भी ये क्या ये 100% समाजवादी हैं? बिल्कुल नहीं है। चीन में तो कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं यार। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है। जो आप उत्पादन कर रहे हो सारा सरकार का है, सारा देश का है। क्या चीन में ऐसा है? ऐसा नहीं है, निजी संपत्ति है। तो भारत भी हम ये कह सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो शायद, ये मेरा अपना है, मेरा अपना एनालिसिस है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम थोड़ा सा समाजवाद के नजदीक यहां पर कभी थे। भारत 1950 में हम यहां कहीं थे और फिर धीरे धीरे हम जो है इस दिशा में बढ़े। ठीक है, 1990-91 में हम कह सकते हैं कि हम यहां कहीं आना शुरू हो गए। 1991 से लेकर अब 2024 तक हम धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन भारत जो है ओरिजिनली हम थोड़ा सा समाजवाद के ज्यादा नजदीक थे। पूरी तरह से समाजवादी हम कभी नहीं थे, पूरी तरह से पूंजीवादी भी हम कभी नहीं थे। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी देश कभी भी पूरी तरह से पूंजीवादी या समाजवादी नहीं होता है। ठीक है, तो आज यहां पर रुकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत काम का है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पर रुकते हैं। अब आपको एक बार मैं फिर से बता दूं जाते जाते, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का क्राइसिस हो रहा है कि भैया किताबें कैसे पढ़ी जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या काम का है क्या नहीं, तो मत पढ़ो। ये 5 किताबों का हमारा सेट है, एजे लाइव कोड लगा के 1199 में मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैं। कंपाइलेशन है, काम की चीजें रखी हैं, बाकी चीजें हटा दी हैं। आज ही ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरा बताऊं, यूपीएससी के लिए जनरली कौन सी किताबें पढ़नी है, तो 18 किताबों का हमारा सेट है। सारी किताबें, इनको आप ले लेंगे तो आपको एक भी किताब यूपीएससी के लिए नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगा के 4299 में आपको मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी पुस्तक आपको लेनी है वो आप ले लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।